चैनल आर्य क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे औपचारिक संगठन व अनौपचारिक संगठन के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन होता क्या है? इसका अभिप्राय ऐसे संगठन से है जिसमें कार्यरत सभी व्यक्तियों को उनके दायित्वों, अधिकारों आदि के बारे में पहले से ही संपूर्ण जानकारी दी जाती है और यह संगठन जानबूझकर तैयार किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो औपचारिक संगठन होता क्या है? इसका अभिप्राय ऐसे संगठन से है जिसमें कार्यरत सभी व्यक्ति, उस संगठन में जितने भी व्यक्ति कार्य करते हैं उन सभी व्यक्तियों को उनके दायित्वों, अधिकारों आदि के बारे में पहले से ही बता दिया जाता है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो किसके अधीनस्थ होंगे, कौन उनका अधिकारी होगा, किसको रिपोर्ट करेंगे, उसके बारे में पहले से ही जानकारी दी जाती है। और यह संगठन उसके संस्था के मैनेजर्स, जो प्रबंधक उनके द्वारा जानबूझकर तैयार किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। यह औपचारिक संगठन, इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। नंबर 1, यह जानबूझकर तैयार किया जाता है। औपचारिक संगठन जो है वह संस्था के प्रबंधकों द्वारा जानबूझकर तैयार किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। जो हमने इसके मीनिंग या अर्थ में पढ़ा था वही चीज इसकी विशेषताएं में आ जाएगी। जैसे कि यह जानबूझकर तैयार किया जाता है, एक विशेषता यह होगी। दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें समन्वय स्थापित होता है। इसमें समन्वय स्थापित कैसे होता है? इसमें जितने भी व्यक्ति काम करते हैं उन सभी को उनके अधिकार और दायित्व सब पहले से ही बता दिया जाता है, इसलिए वो अपने काम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार करते हैं, जिससे उनमें समन्वय स्थापित हो जाता है और वो अपने काम को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। नंबर 3, विशिष्टीकरण के लाभ। विशिष्टीकरण के लाभ कैसे मिलते हैं? जब एक व्यक्ति को कोई काम दे दिया जाता है तो वह व्यक्ति उस काम को बार बार करता रहता है। जब वो उस काम को बार बार करेगा तो वो उस काम का विशेषज्ञ हो जाएगा, उसको आदत हो जाएगी उस काम को अच्छे ढंग से करने की। जब वो उस काम को बार बार करेगा, अच्छे ढंग से करेगा तो उसका विशेषज्ञ हो जाएगा, जिससे कि विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। नंबर 4, अधिकार। जो औपचारिक संगठन है उसमें जो अधिकार होते हैं वह ऊपर से
नीचे की ओर होते हैं। ऊपर से नीचे की ओर मतलब जो ऊपर की पोस्ट पे जो भी अधिकारी होगा वह अधिकार अपने से नीचे वाली पोस्ट के अधीनस्थ को अधिकार देगा, और जो अधीनस्थ है उसके नीचे भी कुछ काम करते होंगे, फॉर एग्जाम्पल फोरमैन, वो फोरमैन को वो निर्देश देगा, और फोरमैन किसको देगा? कर्मचारियों को। ये इस प्रकार चलता है यह अधिकार। और इसके बाद है ये स्थायित्व। जो औपचारिक संगठन है वह बहुत ही अधिक स्थायित्व होता है, क्योंकि इसमें ना सबको काम क्या करना है, कैसे करना है, सबको पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार सबको सौंप दिए जाते हैं। इसलिए इसमें कोई भी व्यक्ति बाहर जाए या ना जाए, उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति इसको छोड़कर जाता है तो उसकी पोस्ट पे किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसलिए इसमें स्थायित्व होता है। नंबर 6 कार्य विभाजन। इसमें जो भी संस्था में व्यक्तियों का डिवीजन किया जाता है वह कार्य विभाजन के आधार पर किया जाता है। कार्यों के बेस पर उनकी पोस्ट विभाग तैयार किए जाते हैं जिसमें वे कार्य करते हैं। यह औपचारिक संगठन की कुछ विशेषता है। इसकी बहुत विशेषता है, बट ये जो विशेषता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम 6 विशेषताएं करेंगे। इसके बाद करेंगे इसके बेनिफिट क्या है। इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं? इसके लाभ। नंबर 1 जो हमने विशेषता में पढ़ा था, एक तो वही हो गया विशिष्टीकरण के लाभ। औपचारिक संगठन में सभी के अधिकार, उत्तरदायित्व सब सौंप दिए जाते हैं, इसलिए एक व्यक्ति जब अपने उस कार्य को डेली करेगा, बार बार करेगा, उसको उसकी आदत हो जाएगी, वो उसका विशेषज्ञ हो जाएगा। इससे वो अपने काम को इससे इतने अच्छे ढंग से करेगा कि उससे विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होंगे। नंबर 2 अधिक समन्वय। इसमें भी वही है, जब उनके अधिकार और उत्तरदायित्व को सौंप दिया जाता है तो वो अपने काम के रिस्पॉन्सिबल खुद होते हैं, इसलिए वो अपने काम को मन लगाकर करेंगे, जिससे कि उसमें समन्वय स्थापित होता है, कोऑर्डिनेशन बनता है। नंबर 3 कार्यों का दोहराव नहीं। इसमें सब काम सिस्टमैटिक होता है, जिसको जो काम दिया जाता है वह उसी काम को करता है, जिससे कि उस काम को ना तो और व्यक्ति कर सकते हैं और ना ही वो काम छूट सकता है, जिससे ना तो कार्यों का दोबारा दोहराव होता है, ना ही कोई काम छूटता है। नंबर 4 उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी। उद्देश्य को प्राप्त करने में आसानी कैसे होती है? जैसे कि हमने पढ़ा कि औपचारिक संगठन में सभी के जो भी उत्तरदायित्व, अधिकार, दायित्व होते हैं, वे अपने उस अधिकारों और दायित्वों को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। जब वो उस कार्य को करते हैं तो उसमें जो उनका मेन फोकस होता है वो उद्देश्यों पर किया जाता है। जो गोल होता है कंपनी या संस्था का, उसको ध्यान में रखकर ही उनको काम सौंपा जाता है, इसलिए वे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही कार्य करते हैं, जिससे कि इसको प्राप्त करने में आसानी होती है। अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ लिमिटेशंस। नंबर 1 पहल क्षमता की कमी। पहल क्षमता की कमी कैसे होती है? जैसे कि हमने पढ़ा है पहले कि इसमें ना जितने भी व्यक्ति काम करते हैं उनको पहले ही काम दे दिया जाता है, उनके अधिकार दायित्व तो पहले बता दिया जाता है कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा। जब उनको बता दिया जाता है कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, वो उसी काम को करते हैं,
इससे उनके कुछ भी नया काम करने की जो भी सोच समझ है वो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, जिससे कि उनकी पालक क्षमता में कमी होती है। नंबर 2, कर्मचारियों पर अधिकारियों का दबाव। इससे क्या होता है कि इसमें ना जब कर्मचारी को कोई काम दे दिया जाता है, उसको उसके रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, तो उसमें अधिकारी उसको बार बार चेक करता है कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, उस पर थोड़ा दबाव ज़्यादा रखता है कि इस काम को कर, ऐसे कर, वो कर, तो उस पर ना ज़्यादा दबाव रहता है। इससे ना कर्मचारी ना सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। और नंबर 3 है काम में देरी। काम में देरी कैसे होती है? इसमें सबको काम दे दिया कि किसको क्या करना है, इसमें नहीं प्रोसेस हो जाती है कि ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये व्यक्ति ये काम करेगा। इसमें जब एक व्यक्ति अपना काम कर लेगा तभी दूसरा व्यक्ति उस काम के ऊपर दूसरा काम स्टार्ट कर देगा। तो इससे क्या होता है कि काम में देरी होती है। पहले एक व्यक्ति उस काम को करेगा, फिर दूसरा व्यक्ति उस काम को आगे तक करेगा, फिर तीसरा व्यक्ति इसको करेगा। इससे काम में बहुत ही ज़्यादा देरी होती है। इसकी कुछ जो इम्पोर्टेंस मतलब कि इम्पोर्टेंट हानियाँ थी, इम्पोर्टेंट लिमिटेशन। वैसे तो इसकी भी कुछ एक का जो लिमिटेशन है, बट ये जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे अनौपचारिक संगठन के बारे में। हमने पढ़ा औपचारिक संगठन का मीनिंग, इसकी फीचर्स, विशेषताएं, बेनिफिट्स, लाभ और लिमिटेशन, हानियाँ। अब हम पढ़ेंगे अनौपचारिक संगठन के बारे में। हमने औपचारिक संगठन में पढ़ा कि वो जानबूझकर तैयार किया जाता है, वो भी कंपनी के उद्देश्य के लिए। इसमें क्या होता है कि इसमें यह जानबूझकर तैयार नहीं किया जाता। इसमें व्यक्ति अपने आप धार्मिक, मित्रता, पारिवारिक आदि संबंधों से एक समूह या संगठन बना लेते हैं। वे जिसमें रुचि रखते हैं वही काम करते हैं। इसमें कर्मचारियों की भावनाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। औपचारिक संगठन में हमने पढ़ा था कि उसमें ना जो कंपनी के या संस्था के जो मैनेजर, प्रबंधक होता है, वह जानबूझकर कंपनी या संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठन बनाते हैं। और इसमें क्या है, औपचारिक संगठन में जो व्यक्ति है वे खुद ही अपने आप, चाहे अपने मित्रता के आधार पर, पारिवारिक के आधार पर, रुचि के आधार पर या धार्मिकता के आधार पर खुद ही अपने ग्रुप, समूह बना लेते हैं, जैसे कि संगठन बना लेते हैं, जिसमें वे अपने रुचि का काम करते हैं और यह कर्मचारियों की भावनाओं का विशेष ध्यान रखते हैं। ये होता है अनौपचारिक संगठन। इसकी विशेषताएं है कुछ, तो विशेषताएं कौन सी है वे अभी हम पढ़ेंगे। यह जानबूझकर नहीं बनाया जाता। जैसे हमने इसके मीनिंग में पढ़ा है कि यह अनौपचारिक संगठन को जानबूझकर नहीं बनाया जाता, यह अपने आप ही मित्रता, धार्मिकता आदि के आधार पर बनता है। तो इसमें यह जानबूझकर नहीं बनता, ये इसके जो मैनेजर है उनका इस पर कुछ हक या इस पर उसका कुछ अधिकार नहीं है कि भाई जिस व्यक्ति को जो काम देंगे वही करेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के हिसाब से कुछ भी काम कर सकते हैं। नंबर 2, यह व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत कैसे होता है? इसमें ना व्यक्ति जो काम कर्मचारी काम करते हैं ना,
उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो उनके पारिवारिक संबंध से भी हो सकता है, धार्मिकता के संबंध से भी हो सकता है, वही किसी भी संबंध से हो, बट उसमें ना व्यक्तियों के भावनाओं का ध्यान रखा जाता है। नंबर 3 अधिकार। इसमें भी अधिकार ऊपर से नीचे या समतल हो सकते हैं। इसमें अधिकार या तो ऊपर से नीचे होंगे या फिर समतल होंगे। इससे में नीचे से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, इसमें या तो ऊपर से नीचे आएगा या फिर समतल होगा। इसमें अधिकार ऊपर से नीचे या समतल हो सकता है। नंबर 4 स्थायित्व की कमी। इसमें स्थायित्व की कमी इसलिए होती है क्योंकि यह जानबूझकर तो बनाया नहीं जाता। जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति यानी कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो इसमें उनकी रुचि है। कोई व्यक्ति आज एक काम कर रहा है तो दूसरे दिन वो जाके कुछ भी काम कर सकता है। मान लो वह अपने दोस्त की वजह से काम कर रहा था, तो उसके दोस्त जो था वो उसने दूसरे काम को करना स्टार्ट कर दिया, तो वह भी वहाँ से जाकर उस काम को करना स्टार्ट कर देगा, जिससे इसमें स्थायित्व की कमी होती है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ बेनिफिट्स, लाभ। नंबर 1 पहल क्षमता में वृद्धि। हमने औपचारिक संगठन में पढ़ा था कि उसमें जो पहल क्षमता है उसमें कमी होती थी, बट इसमें वृद्धि होती है। वृद्धि इसलिए होती है, इसमें किसी को अधिकार नहीं है कि तुम ये काम करोगे। इसमें कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर सकता है। अगर उसके मन में कोई भी सोच विचार करके, कुछ भी समझ बूझ करके कुछ भी निर्णय लेने की क्षमता अगर हो तो वह उसको में वृद्धि कर सकता है या उसकी पहल क्षमता में वृद्धि करता है। नंबर 2 प्रभावपूर्ण संदेशवान। या फिर कह सकते हैं कि गतिशील संदेशवान। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी संदेश किसी को भी देना चाहे तो किसी भी व्यक्ति को संदेश देगा तो वो संदेश आगे फॉरवर्ड करके बहुत सारे पूरी संस्था में फैला देगा, जिससे कि संदेश जो आना है पूरी गतिशील से सबके पास चला जाएगा। इसका ये भी बेनिफिट है। नंबर 3 समस्याओं का शीघ्र समाधान। इसमें क्या होता है कि अगर किसी की भी कोई भी समस्या है तो वो सीधा अधिकारी से, अपने ऊपर के पोस्ट के अधिकारी से मिलकर उस समस्या के बारे में बात कर सकता है और उसका जल्दी से समाधान भी किया जा सकता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट लाभ है यानी कि बेनिफिट्स है। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ लिमिटेशंस। नंबर 1 अफवाह फैलना। इसमें क्या होता है कि संदेशवान गतिशील से चला जाता है, बट कई बार क्या होता है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देता है तो वो संदेशवान सभी के पास फॉरवर्ड हो जाता है, जिससे कि इसमें अफवाह फैलने का बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। इसके एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो नंबर 2 पे क्या है कि विशिष्टीकरण के लाभ नहीं मिलते। जैसे कि इसमें पता है कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कुछ भी काम कर सकता है। आज कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, कल को कुछ कर रहा है, तो उसको अलग अलग काम करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति एक ही काम को बार बार करेगा तो उसका विशेषज्ञ हो जाएगा, उसको उसकी आदत हो जाएगी, जिससे कि वो उसको बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। बट इसमें क्या है कि वो आप कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो इससे विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त नहीं हो सकते। नंबर 4 परिवर्तन का विरोध करता है।
जब भी कम संस्था में कोई भी परिवर्तन लाना हो या कोई भी तकनीक नहीं लानी है, तो इसमें सभी जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी व्यक्ति काम करते हैं, वे सभी एक साथ होके हड़ताल करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि परिवर्तन को वो लाने नहीं देते। तो ये थी कुछ कहानियाँ। हमने पहले पढ़ा औपचारिक संगठन के बारे में, उसका अर्थ, मीनिंग, उसके कुछ विशेषताएं, लाभ और हानियाँ। और अब हमने पढ़ी अनौपचारिक संगठन का मीनिंग्स, हानियाँ, लाभ और हानियाँ, विशेषताएं। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।